हेलो फ्रेंड, वेलकम टू एड्यूनेशन। पिछले वीडियो में हम लोग पढ़ चुके हैं कि पुर्तगाली भारत में कब आए, डच भारत में कब आए, डचों ने कहाँ कहाँ पे फैक्ट्री इस्टेब्लिश की और पुर्तगालियों ने कहाँ कहाँ पे फैक्ट्री इस्टेब्लिश की। इस वीडियो में हम लोग ये देखेंगे कि ब्रिटिशर्स भारत में कब आए, उनके फैक्ट्री को मान्यता कब मिली और वह उन्होंने कहाँ कहाँ पर फैक्ट्री लगाया। साथ साथ हम लोग ये देखेंगे कि फ्रांसीसी भी भारत में कब आए और उन्होंने कहाँ कहाँ पर फैक्ट्री लगाया। फ्रांसीसी और ब्रिटिशर्स के बीच में क्या संबंध थे। इसके आगे वाले वीडियो में हम लोग कवर करेंगे कि फ्रांसीसी और ब्रिटिशर्स के बीच में जो कर्नाटक वॉर हुए वो कब कब हुए और किस कारण से हुए, वो हम लोग कम्प्लीटली डिटेल में पढ़ेंगे। तो एक तरफ मैंने ये लिख दिया है कि ब्रिटिशर्स कैसे आए भारत में, और एक तरफ मुग़लों को अरेंज किया हुआ है कि उन्होंने कब से कब तक शासन चलाया, क्योंकि बहुत सारे मुग़ल ऐसे थे जिसके ही शासनकाल में अंग्रेज़ आए थे। तो यह भी ध्यान रखना ज़रूरी है कि किसके किसके शासन में कौन कौन से अंग्रेज़ यहाँ पे आए थे और क्या क्या किया उन्होंने। ठीक है, जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल के लिए अगर हम लोग देखें तो जहांगीर के टाइम में भी बहुत अंग्रेज़ आए हैं, कुछ अंग्रेज़ अकबर के टाइम में आए हैं। और फ़र्रुखसियर के बारे में अगर देखें तो फ़र्रुखसियर ने एक फरमान जारी किया था, तो फ़र्रुखसियर को भी हम लोग इसीलिए ध्यान में रख सकते हैं, उसके शासनकाल को भी ध्यान में रख सकते हैं। ठीक उसी तरीके से बहादुर शाह जफ़र जो कि आखिरी मुग़ल बादशाह था, तो इसको गिरफ़्तार कर लिया जाता है अंग्रेज़ों के द्वारा ही, क्योंकि ये 1857 के विद्रोह में भाग लेता है। तो इसीलिए मैंने इस तरफ मुग़लों का शासनकाल भी लिख दिया है। उसके बाद क्या होता है, सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि आखिर ब्रिटिशर्स इंडिया में आए कैसे और फैक्ट्री कैसे इस्टेब्लिश हुआ। तो होता क्या है कि सन 1599 में जॉन मिल्टन हॉल अंग्रेज़ व्यापारी कंपनियों के रूप में अकबर के दरबार में आता है। जॉन मिल्टन हॉल जो होता है ये अकबर के दरबार में 1599 में आ जाता है। यहाँ के व्यापार की स्थिति को देखकर उसको लगता है, क्योंकि पहले से यहाँ पुर्तगाली थे, वो व्यापार कर रहे थे, डच भी पहले ही व्यापार करना स्टार्ट कर दिए थे, तो इनको लगा कि क्यों ना यहाँ पे व्यापार किया जाए, इन लोगों का व्यापार काफ़ी फल फूल रहा है। तो यहाँ से ये जाते हैं और जाके वहाँ पे इंफॉर्मेशन देते हैं कि हालांकि डच 1602 में डच कंपनी इस्टेब्लिश हुआ है, लेकिन उनका फैक्ट्री 1605 में इस्टेब्लिश हुआ था। तो डचों के बारे में तो नहीं कह सकते हैं, लेकिन पुर्तगालियों के बारे में हाँ इन्फॉर्मेशन वहाँ पे जाके देते हैं ये लोग कि पुर्तगाली वहाँ पे काफ़ी अच्छा व्यापार चला रहे हैं, काफ़ी उनका व्यापार फल फूल रहा है। उसके बाद क्या होता है कि 1599 में जब ये व्यापार का जानकारी जाकर वहाँ पे इंग्लैंड में पहुँचाते हैं, उसके बाद वहाँ की जो महारानी होती है एलिजाबेथ प्रथम, तो एलिजाबेथ प्रथम क्या करती है, 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को एक फरमान जारी करती है जिसे रॉयल चार्टर भी कहा जाता है। तो एशिया में व्यापार करने का अनुमति का एकाधिकार मिल जाता है। एशिया में व्यापार करने का एकाधिकार मिल जाता है। उसके बाद क्या होता है, एकाधिकार मिलने के बाद यहाँ पे अंग्रेज़ लोगों का यात्रा शुरू होता है। तो पहला जो यात्रा होता है वो 1601 ईस्वी में सर जेम्स लेकास्टर के नेतृत्व में होता है। फिर दूसरा जो यात्रा होता है वो 1604 में जॉन मिडल्टन के नेतृत्व में होता है। पहला जो यात्रा होता है सर जेम्स लेकास्टर के नेतृत्व में, दूसरा जो यात्रा होता है जॉन मिडल्टन के नेतृत्व में होता है। और ये दोनों जो यात्रा है, एक का है 1601 में सर जेम्स लेकास्टर के नेतृत्व में, दूसरा 1604 में जॉन मिडल्टन के नेतृत्व में। दोनों यात्रा जो है वो हुआ है 1601 और 4 के बीच में। तो 1601 और 4 में जो जिसका शासनकाल था वो था अकबर का। तो ये दोनों अकबर के ही शासनकाल में आए थे, सर जेम्स लेकास्टर और जॉन मिडल्टन। तो ये ध्यान रखने वाला बात है कि अकबर 1556 से 1605 तक राज किया है, और 1601 में सर जेम्स लेकास्टर के नेतृत्व में प्रथम अंग्रेजी यात्रा हुआ है। दूसरा अंग्रेजी यात्रा जो है वो 1604 में जॉन मिडल्टन के नेतृत्व में हुआ है, यह भी अकबर के ही शासनकाल में हुआ है। तीसरा जो यात्रा है वो 1607 में हुआ है, विलियम किलिंग और हॉकिंस के नेतृत्व में। तो 1607 का जो यात्रा है विलियम किलिंग और हॉकिंस के नेतृत्व का, तो ये होता है 1607 में। तो 1607 में किसका शासनकाल है, जहांगीर का। आप देखेंगे कि 1605 से 27 तक शासनकाल है इसका। अकबर का 1556 से 1605, 1605 के बाद होता है जहांगीर का शुरू। तो जहांगीर का होता है 1605 से 27 तक, और 1607 में ही विलियम किलिंग और हॉकिंस जो थे वो जहांगीर के टाइम में भारत में यात्रा पे आए थे।
अब आगे देखते हैं। अब जैसा कि हम लोगों को पता है कि हॉकिंस जो है जहांगीर के दरबार में आ जाता है, जो कि अंग्रेज़ों का तीसरे यात्रा पे यहाँ पे आया था। तो जहांगीर के दरबार में आने के बाद वो क्या करता है कि जहांगीर से अनुमति ले लेता है। उसके पहले हम लोग ये देखते हैं कि आखिर हॉकिंस को भेजता कौन है। तो हॉकिंस को भेजने वाला होता है जेम्स प्रथम, जो कि उस वक्त ब्रिटेन का शासक होता है। तो जेम्स प्रथम भेज देता है हॉकिंस को। अब जब हॉकिंस आ जाता है, जहांगीर के दरबार में जाता है, तो वहाँ पे वो क्या करता है, जहांगीर से मिलता है, बात करता है। और 1608 में उसको सूरत में, जैसे कि 1607 में ये आया था, तो 1607 में यात्रा पे आया था और 1608 में इसको सूरत में फैक्ट्री बनाने का अनुमति मिल जाता है। लेकिन होता क्या है कि उस टाइम पोर्तुगीज़ यहाँ पे थे। तो पोर्तुगीज़ का ही एक वाइसराय था जिसका नाम था एलेक्सो डी मेसोन। एलेक्सो डी मेसोन क्या करता है कि दबाव बनाता है। दबाव बनाता है किस पे? जहांगीर पे। जहांगीर पे दबाव बनाता है और बोलता है कि अरे आपने तो इसको फैक्ट्री खोलने का अनुमति दे दिया, ऐसे तो हम लोगों का व्यापार ठप हो जाएगा। तो इस वजह से क्या होता है कि इन लोगों को 1608 में फैक्ट्रीज बनाने में काफ़ी मुश्किलें आती है और ये फैक्ट्री बन नहीं पाता है। तो 1608 में प्रथम फैक्ट्री बनाने का कोशिश किया गया था अंग्रेज़ों के द्वारा। हालांकि हम लोग ये पढ़ते हैं कि 1611 में मसूलीपट्टनम में पहला फैक्ट्री बन के तैयार हुआ था अंग्रेज़ों का। तो ये बनाने का कोशिश किया गया था सबसे पहले वो लोग का 1608 में, जो कि सूरत में था। जबकि हम लोग सबसे पहला वाला पढ़ते हैं 1611 में मसूलीपट्टनम में। अगर वास्तविक तौर पे देखा जाए कि सबसे पहला फैक्ट्री बनाने का कोशिश कहाँ पे किया गया था, तो 1608 में सूरत में किया गया था। लेकिन ये पॉसिबल नहीं हो पाया। किसकी वजह से पॉसिबल नहीं हो पाया? तो एलेक्सो डी मेसोन की वजह से पॉसिबल नहीं हो पाया, जो कि उस वक्त एक पोर्तुगीज़ वाइसराय था। वो एक पुर्तगाल का वाइसराय था जो इंडिया में कंपनी का वाइसराय था। तो इसके वजह से पॉसिबल नहीं हो पाया। सूरत में उन लोगों को फैक्ट्री बनाने का अनुमति मिल गया था अंग्रेज़ों को, लेकिन फैक्ट्री बना नहीं पाया। उसके बाद क्या होता है कि 1611 में कैप्टन मिडल्टन, 1611 में कैप्टन मिडल्टन, जो कि अंग्रेज़ों का दूसरा यात्रा पे भारत आया था। हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं कि ये 1604 में आया था। तो 1604 में ये दूसरी बार जब अंग्रेज़ों का दूसरा यात्रा पे जब भारत आया था, तो कैप्टन मिडल्टन क्या करता है कि 1611 में गुजरात के मुग़ल शासक से सूरत में फैक्ट्री लगाने का अनुमति ले लेता है। अब अनुमति तो ले लेता है, लेकिन इसके लिए क्या होता है, इसको काफ़ी लड़ाई करना पड़ता है। काफ़ी लड़ाई करना पड़ता है। किससे लड़ाई करना पड़ सकता होगा? तो ऑब्वियस सी बात है कि पोर्तुगीज़ से इसको लड़ाई करना पड़ता है, यानी कि पुर्तगालियों से इसको लड़ाई करना पड़ता है। तो 1612 में मिडल्टन पोर्तुगीज़ को बैटल ऑफ बॉम्बे में हरा देता है। बैटल ऑफ बॉम्बे में पोर्तुगीज़ को हरा देता है। अब जब बैटल ऑफ बॉम्बे में हरा देता है, उसके बाद एक और लड़ाई लड़ना होता है इसको। तो 1612 में बैटल ऑफ सुवाली भी पुर्तगाली हार जाते हैं। अब जब दो बैटल हार जाते हैं पुर्तगाली, तो मजबूरी में मिडल्टन है और भी जो लोग हैं उसके बात को मानना पड़ता है। और फिर तब जाके सूरत में फैक्ट्री बन जाता है 1613 में। और 1613 में थॉमस एल्डवर्थ के नेतृत्व में फैक्ट्री बन जाता है। अब जब फैक्ट्री बन के तैयार हो जाता है, उसके बाद भी अभी तक इसको वैधानिक मान्यता प्राप्त नहीं होता। तो वैधानिक मान्यता जब प्राप्त होगा वो कब होगा, वो हम देख लेते हैं कि वैधानिक मान्यता कब प्राप्त होता है। तो वैधानिक मान्यता सूरत फैक्ट्री का 18 सितंबर 1615 को प्राप्त हो जाता है। तो 18 सितंबर 1615 को प्राप्त हो जाता है। ये किसके थ्रू प्राप्त होता है? थॉमस रो जो होता है, ये जहांगीर के दरबार में आता है। थॉमस रो ये जहांगीर के दरबार में आता है और अच्छे से समझाता है जहांगीर को, जिससे जहांगीर एकदम पूरे अच्छे तरीके से वैधानिक मान्यता दे देता है कि हाँ, आप लोगों का सूरत में जो फैक्ट्री है वो पूरे तरीके से चलने लायक है। उसके बाद क्या होता है, अब कुछ प्रॉब्लम्स आता है। कुछ प्रॉब्लम्स ना कह के ये कह सकते हैं कि अंग्रेज दिमाग लगा लेते हैं या फिर क्या होता है पता नहीं। लेकिन 1661 में जो टेक्सटाइल और हैंडीक्राफ्ट का जो फैक्ट्री होता है, जो कि बॉम्बे में होता है, ये एक्वायर्ड कर लिया जाता है ब्रिटिशर्स के द्वारा। अब कैसे एक्वायर्ड कर लिया जाता है ब्रिटिशर्स के द्वारा? तो ऑन बिहाफ ऑफ डॉरी, मतलब दहेज के रूप में। प्रिंस चार्ल्स जो द्वितीय होता है, इसके दहेज के रूप में ब्रिटिशर्स को मिल जाता है बॉम्बे का जो फैक्ट्री होता है वो मिल जाता है। वो भी जो बॉम्बे का फैक्ट्री मिल जाता है, इसको 10 पाउंड वार्षिक रेंट पे 1668 में ईस्ट इंडिया कंपनी को देकर चला जाता है। कौन देकर चला जाता है? तो यही चार्ल्स द्वितीय जो होता है, प्रिंस चार्ल्स द्वितीय जो होता है, वही देकर चला जाता है वापस। अब आगे हम लोग देखते हैं कि ब्रिटिशर्स के और कौन कौन से काम हुए।
अब आगे क्या होता है, अब आगे क्या होता है कि 1639 में फ्रांसीसी डे नामक एक अंग्रेज होता है। तो फ्रांसीसी डे चंद्रगिरी के राजा से मद्रास पट्टे पर प्राप्त करता है। उसके बाद वहाँ किलेबंदी कर देता है, और किलेबंदी करके वहाँ जहाँ पे वो किलेबंदी करता है उसका नाम रख देता है फोर्ट सेंट जॉर्ज, और फोर्ट सेंट जॉर्ज नाम रख देता है। और यही जो होता है फोर्ट सेंट जॉर्ज, वो अंग्रेज़ों का प्रथम किला होता है। अंग्रेज़ों का प्रथम किला अगर बोलेंगे तो फोर्ट सेंट जॉर्ज जो है वो अंग्रेज़ों का प्रथम किला है। तो 1639 में जो अंग्रेज़ था, फ्रांसीसी डे नाम था, वही यहाँ पे किलाबंदी करता है। चंद्रगिरी के राजा से मद्रास को पट्टे पे लेता है। पट्टे पे लेने का मतलब होता है कि रेंट पे लेना। तो चंद्रगिरी के राजा से मद्रास को लेता है वो पट्टे पे, और वहाँ पे किलेबंदी करवाता है, और वहाँ पे फोर्ट सेंट जॉर्ज का निर्माण करता है, जो कि अंग्रेज़ों का प्रथम किला होता है। उसके बाद क्या होता है, बंगाल में प्रथम कारखाना जो होता है 1651 में लगता है। बंगाल में प्रथम कारखाना कब लगता है, तो 1651 में। ये लगता है शाह शुजा की अनुमति से, और शाह शुजा जो अनुमति देता है, जो फरमान जारी करता है, उसको कहा जाता है निशान। शाह शुजा जो फरमान देता है उसको कहा जाता है निशान। अब ये फरमान क्यों दिया, शाह शुजा आखिर क्यों चाहा कि यहाँ पे अंग्रेज़ों का फैक्ट्री लगना चाहिए। तो बंगाल का प्रथम कारखाना 1651 में लगता है, वो भी शाह शुजा की अनुमति से। अब वो ऐसा क्यों चाहा था, तो ऐसा इसीलिए चाहा था क्योंकि उसके पीछे एक कारण है। शाह शुजा की हरम की एक महिला होती है, उस वक्त काफ़ी बीमार होती है। तो शाह शुजा की हरम की महिला बीमार थी, उसका इलाज अंग्रेज़ों के एक डॉक्टर करते हैं। तो अंग्रेज़ों के एक डॉक्टर जब इलाज कर देते हैं, जिसके इलाज के बदले क्या होता है कि 3000 वार्षिक कर देकर व्यापार करने का अनुमति दे दिया जाता है। किसको, अंग्रेज़ों को। ऐसा बोल दिया जाता है कि आप लोग 3000 वार्षिक कर दें और साथ में यहाँ पे व्यापार कर सकते हैं आप। मतलब एक तरफ से यह भी देखा जाए कि उसका काम होता है तो बदले में उसको काम करना पड़ जाता है। फिर उसके बाद क्या होता है कि 1658 में 1658 में बंगाल, बिहार, उड़ीसा और जितना भी सारा फैक्ट्री होता है उसको फोर्ट सेंट जॉर्ज के अधीन होना पड़ता है। फोर्ट सेंट जॉर्ज के अधीन होना पड़ता है। फोर्ट सेंट जॉर्ज, ये वही फोर्ट सेंट जॉर्ज है जो अंग्रेज़ों का प्रथम किला था, और फ्रांसीसी डे जो था वो चंद्रगिरी के जो राजा थे उससे मद्रास पट्टे पर लिया था, और पट्टे पर मद्रास लेने के बाद वहीं पे फोर्ट सेंट जॉर्ज का निर्माण किया था। तो फोर्ट सेंट जॉर्ज के अंतर्गत 1658 तक बंगाल, बिहार और उड़ीसा का जितना सारा फैक्ट्री है सब फोर्ट सेंट जॉर्ज के अंतर्गत हो जाता है। उसके बाद क्या होता है, उसके बाद आता है गेराल्ड अंगियार। ये भी एक अंग्रेज था। तो गेराल्ड अंगियार 1669 से 77 तक बम्बई का गवर्नर रहा। बम्बई का गवर्नर रहने के बाद क्या किया, यहाँ पे टकसाल बनवाया, डॉकयार्ड बनवाया और भी बहुत सारा काम किया। इसको बम्बई का संस्थापक भी कहा जाता है। ठीक है। उसके बाद आता है फर्रुखसियर। तो फर्रुखसियर अंग्रेज नहीं था, फर्रुखसियर यहीं का था। तो फर्रुखसियर अंग्रेज़ों को एक फरमान जारी करता है। फरमान क्या जारी करता है, तो फर्रुखसियर 1717 में एक फरमान जारी करता है जिसको दस्तक बोला जाता है। जिस तरीके से शाह शुजा के फरमान को निशान बोला जाता था, उसी तरीके से फर्रुखसियर के फरमान को दस्तक बोला जाता है। तो क्वेश्चन ऐसे आता है कि शाह शुजा ने जो बंगाल के लिए प्रथम फरमान जारी किया था, बंगाल फैक्ट्री के लिए, उसको क्या बोला जाता था, तो निशान बोला जाता था। और फर्रुखसियर जो था वो 1717 में एक फरमान जारी करता है जिससे बंगाल में 3000 रुपया वार्षिक कर के बदले शुल्क मुक्त कर दिया जाता है व्यापार को। वहाँ पे व्यापार करने का अनुमति फुल्ली एकदम दे दिया जाता है। अंग्रेज लोग पूरे तरीके से फिर वहाँ पे व्यापार करना शुरू कर देते हैं। अब देखते हैं कि फ्रांसीसी कैसे आते हैं भारत में। तो फ्रांसीसी कंपनी का स्टैब्लिशमेंट होता है 1664 ईस्वी में। 1664 ईस्वी में फ्रांसीसी कंपनी बन जाता है, और सूरत में उन लोगों ने पहला फैक्ट्री लगा लिया होता है 1668 में। तो अब अंग्रेज और फ्रांसीसी का जो फैक्ट्री है वो धीरे धीरे लगना स्टार्ट हो जाता है। अंग्रेज़ों का तो काफ़ी फैक्ट्री पहले से लग चुका था, लेकिन अब फ्रांसीसियों का भी लगना स्टार्ट हो जाता है, जिसके वजह से क्या होगा कि दोनों में कुछ ना कुछ दिक्कतें आएगी। इस वजह से उन लोगों के बीच में वॉर होगा। अब जब वॉर होगा, उस वॉर का एक नाम है जिसको कर्नाटक वॉर भी बोला जाता है। तो कर्नाटक वॉर इस वीडियो में तो कंप्लीट नहीं हो सकता है। इस वीडियो में सिर्फ यही कंप्लीट होगा कि फ्रांसीसी जब आए तो उनका अंग्रेज़ों
के साथ क्या चल रहा था, कब कब पढ़ेंगे इस वीडियो में। उसके आगे वाले वीडियो में हम लोग पूरी तरीके से कर्नाटक वॉर के बारे में पढ़ेंगे जो फ्रांसीसी और अंग्रेज़ों के बीच में हुआ था। अब हम लोग देखते हैं कि भारत में फ्रांसीसी कैसे आए। तो फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी जो था उसका निर्माण 1664 ईस्वी में जीन बैप्टिस्ट कोलबर्ट के द्वारा किया गया था। जीन बैप्टिस्ट कोलबर्ट के द्वारा किया गया था। तो जीन बैप्टिस्ट कोलबर्ट जो था वो फाइनेंस मिनिस्टर था अंडर लुई 14, मतलब लुई 14 उस वक्त का शासक था फ्रांस का, और उसी के अंदर ये फाइनेंस मिनिस्टर था। तो फाइनेंस मिनिस्टर था तो यही फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी का निर्माण किया। और फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी का निर्माण कब हुआ, तो 1664 ईस्वी में फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी का निर्माण हो गया है, 1664 ईस्वी में। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि कंपनी का निर्माण होने के बाद अगर फैक्ट्री लगा तो सबसे पहले कहाँ लगा, तो 1668 ईस्वी में पहला फैक्ट्री इन लोगों का लग जाता है। कहाँ लगता है, तो सूरत में लगता है। सूरत में इन लोगों का पहला फैक्ट्री लगता है। और ये जो सूरत में जो फैक्ट्री लगाया गया था वो किसके द्वारा इस्टेब्लिश किया गया है, तो इस्टेब्लिश ये किया गया फ्रैंको कैरो के द्वारा। तो फ्रैंको कैरो जो था वो फर्स्ट कमिश्नर था। फर्स्ट कमिश्नर था इंडिया का, फ्रांसीसियों का फर्स्ट कमिश्नर था इंडिया में। ठीक है, तो फ्रांसीसियों का फर्स्ट कमिश्नर था कहाँ पे, इंडिया में। तो ये जो था वो 1668 में सूरत में पहला फैक्ट्री लगवाया। उसके बाद दूसरा फैक्ट्री जो है 1669 में 1669 में मसूलीपट्टनम में लग जाता है। ठीक है, फ्रांसीसियों का दूसरा फैक्ट्री 1669 में 1669 में मसूलीपट्टनम में लगता है। उसके बाद जो तीसरा फैक्ट्री है वो सैन थोमे होता है। तो तीसरा फैक्ट्री जो सैन थोमे होता है वो 1672 में एडमायरल डे जो होता है वो गोलकुंडा के सुल्तान से छीन लेता है। गोलकुंडा में एक सुल्तान होता है, उससे 1672 में सैन थोमे का फैक्ट्री छीन लिया जाता है। और किसके द्वारा छीना जाता है, एडमायरल डे के द्वारा। उसके बाद क्या होता है, उसके बाद 1674 में फ्रांसीसी मार्टिन द्वारा पांडिचेरी की स्थापना किया जाता है। फ्रांसीसी मार्टिन द्वारा पांडिचेरी का स्थापना किया जाता है। तो 1674 में फ्रांसीसी मार्टिन जो होता है, एक फ्रांस का एक व्यक्ति होता है, उसके द्वारा पांडिचेरी की स्थापना की जाती है और पोर्ट का स्थापना किया जाता है। ठीक है, तो फ्रांसीसी मार्टिन होता कौन है, ये फ्रांस का ही आदमी होता है और ये इसका एक इम्पॉर्टेंट पद भी है। ये फर्स्ट गवर्नर था फ्रांसीसियों की तरफ से इंडिया में। ये पहला गवर्नर था इंडिया में फ्रांसीसियों की तरफ से। तो फ्रांसीसियों की तरफ से जो पहला गवर्नर था इंडिया में, उसी ने 1674 ईस्वी में पांडिचेरी की स्थापना की और साथ में पोर्ट का निर्माण किया। उसके बाद क्या होता है, पांडिचेरी में जब ये पोर्ट का निर्माण कर देता है, उसके बाद डच क्या करते हैं कि 1693 में 1693 में पांडिचेरी को छीन लेते हैं। किससे, फ्रांसीसियों से। तो डच जो होते हैं वो पांडिचेरी को 1693 में फ्रांसीसियों से छीन लेते हैं। अब जब फ्रांसीसियों से छीन लेते हैं उसके बाद लौटा भी देते हैं। अब लौटाते कब है, तो ट्रीटी ऑफ रिजविक होता है। ट्रीटी ऑफ रिजविक, ट्रीटी ऑफ रिजविक के द्वारा डच जो होता है वो पांडिचेरी को वापस से फ्रांस को लौटा देते हैं। अब ट्रीटी ऑफ रिजविक क्या है, तो ट्रीटी ऑफ रिजविक जो है, पहले जो यूरोप का जो वॉर चल रहा था जिसमें कि फ्रांस अकेले और वर्सेस ग्रैंड अलायंस, जो ग्रैंड अलायंस था उसमें कौन कौन देश शामिल थे, तो इंग्लैंड, स्पेन, ऑस्ट्रिया, डच रिपब्लिक, ये चारों देश शामिल थे। मतलब जो वॉर चल रहा था यूरोप में उसमें फ्रांस अकेले था और एक तरफ इंग्लैंड, स्पेन, ऑस्ट्रिया और डच रिपब्लिक था, जिसको ग्रैंड अलायंस भी बोला जाता था। तो ये जो ट्रीटी ऑफ रेजविक हुआ, ट्रीटी ऑफ रेजविक 20 सितंबर से 30 अक्टूबर 1697 तक चला है। 30 अक्टूबर 1697 तक चला है। अब ट्रीटी ऑफ रेजविक में क्या किया गया था कि जितना भी वॉर चल रहा था पहले से फ्रांस और ग्रैंड अलायंस के बीच में, ग्रैंड अलायंस का मतलब इंग्लैंड, स्पेन, ऑस्ट्रिया, डच इंक्लूडिंग, मतलब सब जब साथ में है, इंग्लैंड, स्पेन, ऑस्ट्रिया, डच, ये सब एक साथ हैं। तो ये सब का जब वॉर चल रहा था ये सब एक साथ थे और अकेले फ्रांस एक तरफ से लड़ रहा था। तो ट्रीटी ऑफ रेजविक के तहत इस वॉर को ख़त्म किया गया। इस वॉर को ख़त्म कर दिया गया और ये जब वॉर ख़त्म हो रहा था उसी वजह से जब डच लोगों ने पांडिचेरी को छीन लिया था 1693 में, तो 1693 जब पांडिचेरी को छीना था तो यही जो ट्रीटी ऑफ रेजविक है उसके थ्रू ही उन लोगों ने क्या किया कि वापस से
पौंडीचेरी को लौटा दिया। किसको? फ्रांस को। फ्रांस को पौंडीचेरी वापस से दे दिया जाता है ट्रीटी ऑफ रिजविक के थ्रू। तो ये ट्रीटी ऑफ रिजविक ध्यान में रखना है, किसके किसके बीच में हुआ था? फ्रांस और ग्रैंड अलायंस के बीच में। ग्रैंड अलायंस में कौन कौन से देश शामिल थे? तो इंग्लैंड, स्पेन, ऑस्ट्रिया, डच रिपब्लिक, ये 4 कंट्री जो थे वो शामिल थे, और अकेला फ्रांस एक तरफ था और ग्रैंड अलायंस एक तरफ। ठीक है, ग्रैंड अलायंस में 4 देश, इंग्लैंड, स्पेन, ऑस्ट्रिया, डच रिपब्लिक। डच को पहले डच रिपब्लिक बोला जाता था। और ये जो ट्रीटी ऑफ रिजविक है वो कब से कब हुआ है? तो 20 सितंबर टू 30 अक्टूबर 1697। ठीक है, ये ध्यान में रखना है। अब जब ट्रीटी ऑफ रिजविक ख़त्म हो जाता है, इंग्लैंड, स्पेन, ऑस्ट्रिया, डच ये सब का जब फ्रांस के साथ समझौता हो जाता है, उसके बाद भी कुछ ना कुछ कसर रह जाता है, और बीच में 1-2 गलतियां होती हैं फ्रांस से, और अंग्रेज़ों का कंपनी भी यहीं पे होता है। तो फ्रांस और अंग्रेज़ के बीच में वॉर हो जाता है। वॉर होता है तो उस वॉर को कर्नाटक वॉर भी बोला जाता है। कर्नाटक वॉर सिर्फ नाम का है, हालांकि वो कर्नाटक में वॉर नहीं होता है। कोरोमंडल तट को अंग्रेज़ लोग और जितने भी यूरोपवासी थे कोरोमंडल तट को ही कर्नाटक बोलते थे। और कोरोमंडल तट जो है वो कर्नाटक के तरफ नहीं है, कोरोमंडल तट इस तरफ है, दूसरे तरफ है, और जबकि कर्नाटक दूसरे तरफ है। तो जैसा कि आप लोग ये इमेज में देख सकते हैं कि कोरोमंडल तट ये रहा और कर्नाटक इधर रहा, लेकिन कोरोमंडल तट को ही अंग्रेज लोग या फिर जितने भी यूरोपवासी थे सब लोग कोरोमंडल तट को ही कर्नाटक बोलते थे। और जहाँ पे फ्रांसीसियों और अंग्रेज़ों का युद्ध हुआ उसी को कर्नाटक वॉर भी बोला जाता है। तो अभी हम लोग अगले वीडियो में पूरे डिटेल में जानेंगे कि कर्नाटक वॉर कब से कब हुआ, कौन कौन सा कर्नाटक वॉर हुआ, कौन सा वॉर कर्नाटक वॉर में ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। ये पूरे डिटेल में हम लोग अगले वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक कर दें और शेयर कर दें। बस